guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए दिल दहला देने वाली क्राइम की एक और सच्ची घटना लेकर के। लास्ट टाइम हमने क्राइम की एक कहानी सुनाई थी जुंको फ्रूटा के बारे में एंड आप लोगों ने ना हमें उस कहानी के लिए बहुत सारा प्यार दिया था। तो हमने सोचा ना कि क्यों ना फिर से आप लोगों को वैसी ही एक कहानी सुनाई जाए जिसमें आपको पता चले कि दुनिया में कितनी ज्यादा गंदगी है, इंसानियत कितनी ज्यादा नीचे गिर सकती है। ये कहानी जुंको फ्रूटा जैसी ही होने वाली है, लेकिन एक फर्क है। जुंको फ्रूटा की कहानी में जितने लोगों ने जुंको फ्रूटा को तड़पा तड़पा के मारा था ना, फिर भी जुंको फ्रूटा की हेल्प किसी ने नहीं की थी। ना कानून ने ना जुंको ने खुद की हेल्प की थी। पर आज की कहानी में जो विक्टिम है ना, मरने के बाद वो खुद इस दुनिया में वापस आती है और खुद की मदद करती है। और ये जो बातें हैं ना, कही कहाई बातें या सुनी सुनाई बातें नहीं है, बल्कि ये सच्ची कहानी है, कानून में दर्ज है। कानून तो छोड़ दो, कोर्ट के जो जज थे ना कार्रवाई के टाइम, उन्होंने भी ये सब चीजों को महसूस किया है। तो क्या होता है, कैसे होता है, कैसे एक लड़की मरने के बाद खुद की मदद करती है, जानने के लिए वीडियो पूरी देखना। और पहले ही हम लोग आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप दिल से कमजोर हो तो इस वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि ये वीडियो ना बहुत ही ज्यादा खौफनाक और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होने वाली है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले रानी, आप लोग अपनी सीट की पेटी आज तो कस के बांध लो, कान में ईयरफोन डाल के रूम की लाइट्स ऑफ कर लो और अपने कलेजे को ना मजबूत करके बैठना। तो चलो दीदी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये घटना है हांगकांग की और ये बात है आज से करीब 23 साल पुरानी, यानी कि मई 1999 सन 1999 की। एक दिन की बात है, सुबह के करीब 10 साढ़े 10 बजे ना एक 14 साल की बच्ची जिसका नाम आ फोंग था, पुलिस स्टेशन के सामने डरी सहमी कांप रही थी। जब पुलिस वाले उस बच्ची को उस हालत में वहां पर देखते हैं ना, तो उसे तुरंत पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद पुलिस वाले उस बच्ची से पूछते हैं कि बेटा तुम्हें क्या परेशानी है। इसके बाद वो बच्ची पता है सारे पुलिस वालों को क्या बोलती है कि सर, एक औरत है ना जिसकी मदद मेरे को करनी है और वो मेरे से मदद की गुहार मांग रही है और उसका बॉडी ना पूरी तरह से बिजली की तारों से बंधा हुआ है और उसके पूरे बॉडी में चोटों के जख्म है और साथ ही साथ बहुत सारे लोग उसका गला घोट रहे हैं। ये सुनने के बाद सारे पुलिस वाले ना शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद वो बच्ची को बोलते हैं कि जल्दी से मेरे को उस औरत के पास तुम लेके चलो। इसके बाद पता है वो बच्ची क्या बोलती है कि सर, वो औरत तो मर चुकी है, वो मेरे सपने में आके मेरे को ऐसे परेशान करती है। अब ये चीज जब वो बच्ची बोलती है ना, इसके बाद सारे पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। उसके बाद उस बच्ची पे थोड़ी हंसी भी आती है, पर फिर भी पुलिस वाले उसे वहां से भेज देते हैं ये बोल के कि तुम हमारा टाइम वेस्ट मत करो। पर वहां पर उस टाइम वो बच्ची तो चल जाती है, पर नेक्स्ट डे वापस वो फिर से पुलिस स्टेशन आ जाती है और पुलिस स्टेशन आने के बाद वो बच्ची फिर से बोलती है कि सर, उस औरत की मदद आपको करनी होगी। इसके बाद फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि देखो बेटा, तुम हमारा टाइम ना खोटा मत करो। पर इसके बाद पता है वो बच्ची पुलिस वालों से क्या बोलती है कि सर, अगर आपको हम ये बोले कि उस औरत के मरने के पीछे ना कहीं हाथ मेरा भी है और हमको सारा कुछ पता है कि वो औरत कहाँ मरी थी, तो क्या आप मेरी मदद करोगे। ये सुनने के बाद ना पुलिस वाले थोड़ा उस बच्ची को सीरियस लेने लगते हैं। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, तुम एक बार जहाँ कहीं भी ये घटना हुई है ना, वहाँ मेरे को लेके चलो। आ फोंग पुलिस वालों को ना एक बिल्डिंग के अंदर ले जाती है और वहाँ पर एक फ्लैट के सामने खड़ा करके ये बोलती है कि सर, इस फ्लैट का ना आप ताला तोड़ो, इसके बाद सारा प्रूफ आपको मिल जाएगा। पुलिस वाले उस बच्ची की बात मान के उस फ्लैट का ताला तोड़ के जैसे ही अंदर घुसते हैं ना, वहाँ का वाइब ही फील करके उन्हें बहुत अजीब महसूस होता है, क्योंकि वो जो पूरा रूम था ना, वो सॉफ्ट टॉय से भरा हुआ था। और आपने हेलो किटी का नाम तो सुना होगा ना, तो मानो वो रूम ना पूरी तरह से हेलो किटी का जो थीम था ना, उस पे बेस्ड था। पुलिस वालों को ये लगा कि पक्का ये बच्ची ना हमारे साथ प्रैंक कर रही है, पर फिर भी उन्होंने सोचा कि अब यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार ना पूरे रूम की अच्छी तरह से छानबीन कर लेते हैं। पहले सामने वाले रूम में उन्होंने छानबीन किया, उन्हें कुछ नहीं मिला। जैसे ही वो बेडरूम के अंदर गए ना,
वहां पर सबसे पहले पता है उनकी नजर कहाँ पड़ी? बेड पे पड़े एक बहुत लंबे सॉफ्ट टॉय पे। और वो जो सॉफ्ट टॉय था ना, वो करीब 6 से 7 फुट बड़ा और लंबा चौड़ा था। मतलब वो सॉफ्ट टॉय ऐसा था ना कि आपकी नजर ना उस पे पड़ ही जाएगी, वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। पुलिस वाले ना उस रूम में बिना किसी चीज को छुए सबसे पहले उस सॉफ्ट टॉय के पास आके खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले जैसे ही सॉफ्ट टॉय को ध्यान से देखते हैं ना, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा क्रीपी महसूस होता है, क्योंकि वो जो सॉफ्ट टॉय थी ना, वो बहुत ही ज्यादा गंदी और मैली थी। उसका जो बॉडी था ना, वो एक जलपरी का था, एक मरमेड का था, पर उसका जो सर था ना, वो एक हेलो किटी का था। इसके बाद जैसे ही पुलिस वाले उस सॉफ्ट टॉय को उठाते हैं ना, तो वो बहुत ही ज्यादा भारी फील होता है। और सबसे पहले पता है उनकी नजर कहाँ पड़ती है? उसका जो बॉडी था सॉफ्ट टॉय का और हेलो किटी का जो सर था ना, उसके बीच में एक सिला हुआ का निशान था। ऐसा लग रहा था ना कि उसे पकड़ के ऐसे किसी ने धागे से सिला है। अब ये चीज देख के ना पुलिस थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। अब पुलिस वाले सारा काम छोड़ करके क्या करते हैं ना, सबसे पहले उस सिलाई को खोलते हैं। उस सिलाई को खोलने के बाद आपको पता है क्या, वो जो हेलो किटी का सर था उसके अंदर से क्या निकलता है? उसके अंदर से निकलता है एक औरत का सर। और ऐसा फील हो रहा था ना कि उस सर को कटे हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, और ऐसा लग रहा था किसी ने उसे पानी में बॉईल किया है, और उस पर बहुत ज्यादा चोट के निशान भी थे। अब पुलिस वाले ना बच्ची पर भरोसा करने के लिए मजबूर हो चुके थे। पुलिस वालों के पास कोई चारा नहीं था। इसके बाद ना उस बच्ची ने पुलिस वालों को सारी कहानी बताई। तो चलो आपको भी सारी कहानी ना शुरू से हम लोग बताते हैं। तो ये जो कटा हुआ सर था ना, अहाब फॉर्म के अकॉर्डिंग ये एक लड़की का था जिसका की नाम फाह मैन ली था। फाह मैन ली की उम्र ना तकरीबन 23 साल की थी। तो फाह मैन ली का जब जन्म हुआ था ना, जन्म के टाइम ही उसके मम्मी पापा ने उसको छोड़ दिया था, जिस कारण से फाह मैन ली ने अपना पूरा बचपन एक अनाथ आश्रम में बिताया था। फाह मैन ली जब 16-17 साल की हो गई थी, तब उसने अनाथ आश्रम छोड़ दिया, और जैसे ही उसने अनाथ आश्रम छोड़ा ना, उसे ड्रग्स की लत लग गई थी। ड्रग्स मिलते बहुत महंगे थे, लेकिन फाह मैन ली के पास पैसे नहीं होते थे, और इसी पैसे की किल्लत को पूरा करने के लिए ना फाह मैन ली ने प्रोस्टिट्यूशन का रास्ता अपनाया। अब प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उसे जो भी पैसे मिलते थे ना, वो उससे ड्रग्स खरीदा करती थी और अपना नशा पूरा किया करती थी। लेकिन समय के साथ क्या होता गया ना, उसकी ये ड्रग्स की लत और ज्यादा बढ़ती गई। अब फाह मैन ली को ना और भी ज्यादा महंगे महंगे ड्रग्स चाहिए होते थे, पर उस महंगे महंगे शौक को पूरा करने के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे। तो फाह मैन ली ने क्या सोचा कि प्रोस्टिट्यूशन के अलावे कुछ और भी काम उसे करना पड़ेगा, जिस कारण से फाइनली उसने डिसाइड किया कि दिन में वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करेगी, एंड रात में उसने एक क्लब ज्वाइन किया जिसमें वो क्या करती थी, गेस्ट्स वगैरह को ड्रिंक वगैरह सर्व किया करती थी। उसी क्लब में उसकी मुलाकात हुई चैन मैन लॉक से। चैन मैन लॉक ना प्रोस्टिट्यूशन के ही धंधे का डीलर हुआ करता था, साथ ही साथ वो ड्रग्स डीलर भी हुआ करता था। अब कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई। अब दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, और धीरे धीरे उसी क्लब में दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ गई। दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि फाह मैन ली चैन मैन लॉक के घर भी आया जाया करती थी, और काफी वो लोग करीब भी आ गए थे। तो एक दिन की बात है, चैन मैन लॉक ना फाह मैन ली को अपने घर ले गया था, और उसको कमरे में बिठा करके बोला था कि तुम 5 मिनट वेट करो, मैं नहा करके आता हूँ, उसके बाद हम लोग बाहर चलते हैं। और जब वो नहाने के लिए गया ना, तो उसकी वॉलेट बेड पर ही पड़ी हुई थी, और उसके वॉलेट में उस टाइम पे आई थिंक 4000 अमेरिकन डॉलर थे, और 4000 अमेरिकन डॉलर काफी ज्यादा बड़े रकम होते हैं। फाह मैन ली तो ठहरी लालची, उसने क्या किया, उसकी वॉलेट को उठाया और वहां से भाग गई। जब चैन मैन लॉक नहा करके आया ना, तो उसने देखा कि फाह मैन ली कमरे में नहीं है। उसने फाह मैन ली को कॉल लगाया, बट फाह मैन ली ने ना फोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद चैन मैन लॉक ने उतना ध्यान नहीं दिया, और रेडी होने के बाद जैसे ही वो अपनी वॉलेट को खोज रहा था ना, वहां पर कमरे में उसकी वॉलेट नहीं थी। अब चैन मैन लॉक को शक हो गया कि जरूर ये फाह मैन ली का काम है, उसने ही चोरी की है। उसके बाद ना वो अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को भी पूछता है कि कोई कमरे में आया था क्या। ऑब्वियसली यार वो ड्रग डीलर था, तो उसको बॉडीगार्ड रखने पड़ते थे, पर दोनों बॉडीगार्ड ने कह दिया कि नहीं सर, हम लोग तो आपके कमरे में नहीं आए थे। तो अब ना जो शक था फाह मैन ली पे, वो क्लियर हो चुका था कि वॉलेट किसी और ने नहीं चोरी किया था,
बल्कि फाह मैनली ने ही चोरी किया था। मे बी वॉलेट में पड़े $4000 देख करके उसका नियत बदल गया होगा। उसके बाद उस आदमी ने अपने दोनों बॉडीगार्ड से क्या बोला ना कि जाओ और फाह मैनली को जल्द से जल्द पकड़ करके मेरे सामने ले आओ। ऑब्वियसली यार, चैन मैन लॉक की जितनी भी जानकारी थी, पहचान थी ना, काफी दूर दूर तक थी। तो फाह मैनली उससे ज्यादा दिन तक बच के नहीं रह पाई और तकरीबन बात है अप्रैल की 1999, फाह मैनली को उसके बॉडीगार्ड पकड़ करके चैन मैन लॉक के सामने ला करके खड़ा कर देते हैं। अब इसके बाद स्टार्ट होती है इंसान की हैवानियत। अब यहाँ से देखो दरिंदगी कैसे स्टार्ट होती है। चैन सबसे पहले ना फाह मैनली से ये पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे चुराने की, और इस धंधे में तुम मेरे को धोखा देगी। हम तुमसे थोड़ा सा बात क्या कर लिए, तुम तो मेरे सर पे चढ़ गई। और इतना कहने के बाद ना बेचारी को वो लोग इतना मारते, यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है। उस लड़की को ये लगता है ना कि एक दिन मेरे को मार पीट के ये लोग दूसरे दिन तो छोड़ ही देंगे, पर नहीं, वो यहाँ पर पूरी तरह से गलत थी। अब चैन और उनके बॉडीगार्ड ना जो प्रोस्टिट्यूशन में फाह मैनली करती थी ना, अब उसके साथ ये सारी चीजें जबरन होने लगी थी। और चैन और उसके बॉडीगार्ड ये सारी हरकतें उसके साथ तो करते ही थे, पर उसके साथ उसके जितने भी फ्रेंड्स थे ना, वो बिल्डिंग में आके उस लड़की के साथ जबरन 20 बार 25 बार एक दिन में वो सारे हरकतें किया करते थे। और उस लड़की को वो लोग बिजली की तार से बांध दिए थे और उसे झटके देते थे। और वो लोग ना फाह मैनली को तड़पता हुआ देख के बहुत ज्यादा खुश होते थे। जैसे ही वो बिजली के झटके से उछलती थी और चिल्लाती थी ना, वो लोग को बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता था। एक टाइम पे ना उस लड़की का तो फेस भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो असली में फाह मैनली है कि नहीं। इसी बीच अचानक से फ्लैट में एंट्री होती है आ फोंग की। अब आप लोग सोचोगे कि आ फोंग यहाँ पर कैसे आ गई, तो आप लोगों को बता देते हैं कि 14 साल की आ फोंग ना प्रोस्टिट्यूशन वाले धंधे में जुड़ी हुई थी। तो वो फ्लैट में आती है चैन के बॉडीगार्ड्स और उसके मेंबर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। पर जैसे ही वो फ्लैट में आती है ना, फाह मैनली को देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे बुरा भी लगता है। वो बताती है कि फाह मैनली ना पूरी तरह से जख्मी थी और अधमरी हालत में थी। उसे जबरदस्ती अपना पॉटी भी खिला रहे थे और ये चीज आ फोंग देख के ना बहुत ज्यादा डर जाती है। अब पता नहीं चैन के बॉडीगार्ड अचानक से आ फोंग को क्या बोलते हैं कि एक मिनट तुम इधर आओ तो, और इसको ना 2-3 जितना जोर से तुम पंच कर सकती हो ना, इसके फेस पे पंच करो। ये सुनने के बाद आ फोंग ना डर जाती है, पर फिर भी वो सोचती है कि अगर हम इनके बॉडीगार्ड्स के बात नहीं मानेंगे ना, तो कहीं इस लड़की का जो हालत हुआ है ना, वो मेरे साथ ना कर दे। इसीलिए जैसा जैसा बॉडीगार्ड्स बोलते जाते हैं, बेचारी आ फोंग उसे पंच करके अपना काम करके वहां से निकल जाती है। ये सब करते करते अप्रैल एंड आ जाता है और बेचारी फाह मैनली ये सारा चीज सफर कर रही होती है। पर इसी बीच एक दिन जब बॉडीगार्ड उसे चेक करने के लिए आते हैं, तो क्या देखते हैं कि वो फ्लोर पे बेहोश पड़ी है। जैसे ही ना उसका नब्ज वो लोग टटोलते हैं, तो क्या देखते हैं कि अब फाह मैनली इस दुनिया से चली गई। उसके बाद आपको पता है वो बॉडीगार्ड्स क्या करते हैं, बस इसीलिए कि पुलिस को पता ना चले और उसका जो डेड बॉडी है फाह मैनली का वो स्मेल ना करे, वो लोग सबसे पहले उसके पीसेस करते हैं। पीसेस करने के बाद एक बड़े से परात में, जो कि उसी फ्लैट के किचन में था जिसमें उन्हीं लोगों का खाना बनता था, सारे पीसेस डाल करके उसको बॉईल करते हैं। और बॉईल करने के बाद ना उसे ठंडे पानी में स्टोर करके रख देते हैं। और क्या करते हैं ना कि बाहर जब भी उनमें से कोई भी मेंबर जाता था, तो प्लास्टिक में, ब्लैक कलर की प्लास्टिक में कुछ टुकड़ों को उठा लेता था और शहर से बाहर जा करके जंगल के साइड कुत्ते या जानवरों के बीच में रख देता था। और डेली ये प्रोसेस चलता था। दिन में जब भी कोई भी बॉडीगार्ड बाहर जाता था, कुछ कुछ टुकड़े उठा करके ले जाता था। लेकिन बात यहाँ क्या हो गई ना, अपर वाले पार्ट की। अपर वाले पार्ट के तो टुकड़े टुकड़े होंगे नहीं, तो उन्होंने सबसे पहले क्या कोशिश की, इस पार्ट को गलाने के लिए। तो उन्होंने इसको भी बॉईल किया, लेकिन ये थोड़ी गलेगा यार। उसके बाद उन्होंने कोशिश किया इसको भी तोड़ने की, बट ये थोड़ी टूटेगा यार। इसीलिए लास्ट में उन्होंने क्या किया ना, एक बड़ी सी मरमेड खरीदी। लेकिन मरमेड का सर छोटा था, जिसमें कि फाह मैनली का सर नहीं अट रहा था। दैट्स वाई उन्होंने हेलो किटी का सर खरीदा और सर के अंदर फाह मैनली का सर डाला
और बड़ी सी मरमेड के जो भी सॉफ्ट टॉय थे उससे उसको अटैच करके बेड पर रख दिया ताकि किसी को भी डाउट नहीं हो। अब आगे सुनो, जब फह मैनली की डेथ हो जाती है ना तो आहा फोंग को ये सब चीजें कैसे हॉन्ट करने लगती है। जैसे ही फह मैनली की डेथ होती है ना, 1-2 दिन के बाद से ही, मतलब मई आ जाता है, आहा फोंग के सपने में अब फह मैनली आती है और सपने में ना जो जो चीजें रियलिटी में उसके साथ होता था वही सब चीजें रिपीट हो रही थी। यहाँ पर तो फह मैनली ना आहा फोंग से गिड़गिड़ा कर बोलती थी मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो। और ये सपना ऐसा नहीं है कि एक दिन आया दूसरे दिन नहीं आया, लगातार ऐसे सपने आते रहते थे। और मजबूरी में आहा फोंग पुलिस स्टेशन गई थी और पहले उसने पुलिस को बताने की कोशिश की थी। जब एक बार में पुलिस ने नहीं माना ना, तब आहा फोंग ने पुलिस को बोला कि कहीं ना कहीं इसमें हम भी इन्वॉल्व हैं और इसीलिए सारी सच्चाई जाकर के पुलिस को दिखाया। यहाँ पर ना ये केस अदालत में भी जाता है और ये जो आहा फोंग है ना, इसका ये रियल नेम नहीं है, पुलिस ने इस नेम को चेंज कर दिया था। और सिंस की वो लड़की 18 साल से कम उम्र की थी तो उसे सजा नहीं होती थी और वैसे भी उसने तो खुद से जुर्म कबूला है ना, तो पुलिस ने उसे कहा था कि तुम्हें कोई सजा नहीं होगी और इसीलिए हांगकांग में ना उसकी पहचान छुपा दी गई थी। और आज भी इस घटना को 23 साल बीत चुके हैं लेकिन आहा फोंग की रियल आइडेंटिटी ना किसी को नहीं पता है। अच्छा आगे सुनो, सबसे ज्यादा अचंभा करने वाली चीजें क्या होती है। वहां पर जब अदालत में ये केस होता है ना, तो पुलिस जो भी बॉडी के रेसिड्यूज बचे हुए थे ठंडे पानी में वो अपने पास लेकर के जाती है और फिर डॉक्टर्स को दे देती है, ये पता करने के लिए कि आखिर मौत का रीजन क्या है, इसका कत्ल हुआ है या फिर तड़पने के कारण इसकी मौत हुई है। लेकिन सिंस की बॉडी में ब्लड था नहीं, बॉडी काफी पुरानी हो चुकी थी, तो कुछ भी रिपोर्ट में पता नहीं चल रहा था। यहाँ पर जितने भी कल्प्रिट थे ना, उनके लॉयर्स जज के सामने क्या दलील पेश करते हैं ना कि फह मैनली का कत्ल नहीं हुआ है, वो तड़पने के कारण मरी है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा ना क्योंकि अगर कत्ल प्रूफ हो जाता तो जितने भी कल्प्रिट थे मे बी उनको फांसी हो जाती हांगकांग के कानून के अकॉर्डिंग। इसीलिए वो लोग ये प्रूफ करना चाह रहे थे कि ये तड़पने से मौत हुई है ताकि सजा थोड़ी सी कम हो जाए। और सिंस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट या जो भी रिपोर्ट्स वगैरह थे उसमें कुछ साफ साफ नहीं पता चल रहा था, तो जज ने लास्ट में यही डिसीजन लिया कि मौत तड़पने के कारण ही हुई है। लेकिन आपको एक चीज बताएं, यहाँ पर कुछ अननेचुरल चीज होती है कोर्ट में, दुनिया के सामने। वहां पर क्या होता है, जो भी बॉडी के रेसिड्यूज थे जो कि घर में पड़े हुए थे, जो कि पुलिस ले गई थी और जाकर के उसने डॉक्टर्स को दिया था, डॉक्टर्स ने उस बॉडी में ना पीसेस में कुछ केमिकल्स वगैरह भी मिलाए थे ताकि वो सड़े नहीं, उसमें स्मेल नहीं आए, और उसमें स्मेल आ भी नहीं रही थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उसे कोर्ट में ले जाया गया और उसे जज के सामने रखा गया ना, पता नहीं बहुत गंदी स्मेल आने लगी। और वो स्मेल इतनी भयानक थी ना, इतनी भयानक थी कि वहां पर बैठना भी मुश्किल हो चुका था। अब डॉक्टर्स भी शॉक्ड हो गए थे कि जिस बॉडी से उतने दिन तक स्मेल नहीं आया, केमिकल्स डाले गए हैं, फिर भी स्मेल कैसे आ सकता है। इतना ही नहीं, जब जज ने उन सारे कल्प्रिट को उम्र कैद की सजा सुनाई ना, उस टाइम भी ना आई थिंक फह मैनली की आत्मा खुश नहीं थी, क्योंकि जैसे ही सजा सुनाई गई ना, पूरे कोर्ट की जो लाइट थी ना भग भुक होने लगी और ये सैकड़ों लोगों के बीच में हुई है। इसके अलावे एक और चीज है जो कि जज ने खुद एक्सपीरियंस किया है। जज ने ही नहीं, वहां के सारे मौजूद लॉयर्स ने भी एक्सपीरियंस किया है कि कोर्ट में ना बहुत सारी औरतें भी मौजूद होती थी और जब भी सुनवाई चलती थी ना, बीच बीच में जज को क्या फील होता था कि उन्हीं औरतों के चेहरे में ना फह मैनली का चेहरा दिख रहा है और जज तो डर भी जाते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, ये सब जो हॉन्टेड चीजें हैं ना, कोर्ट के बाहर भी कंटिन्यू हुई थी। आप लोगों को पता है, जिस फ्लैट में फह मैनली के साथ ये सारी हरकतें हुए थे ना, रात रात में ना एक लड़की के चिल्लाने की और रोने की आवाजें आने लगी थी और ऐसा लगता था कि कोई दर्द में मदद मांग रहा है। और वहां बिल्डिंग में जितने लोग रहते थे ना, सारे लोग ये फील कर चुके थे कि सीढ़ी पे कोई लड़की ऐसे बैठी है जिसके पूरे बॉडी में ना जख्म के निशान है और वो मदद के लिए रो रही है और चिल्ला रही है। और धीरे धीरे वो पूरा फ्लैट ना हॉन्टेड हो गया था। और ये सब चीज ना एक दो लोगों की कही हुई चीजें नहीं है, पूरी बिल्डिंग के लोगों ने ये महसूस किया है। उसके बाद क्या हुआ ना, बिल्डर को बहुत ज्यादा लॉस होने लगा। बिल्डर ने ना उस बिल्डिंग का रेंट भी कम कर दिया था ताकि लोग आकर के बसना स्टार्ट कर दे, पर नए लोग आते थे, सेम चीज वो लोग फील करते थे। फह मैनली सामने से लोगों को दिखने लगी थी। अब ना 15 साल हो गए लेकिन बिल्डिंग में कोई भी नहीं आया रहने के लिए। लास्ट में क्या डिसाइड किया गया
कि उस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा और फाहमैन ली के साथ घटे उस घटने के 15 साल के बाद ना उस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। और ये सब चीजें ना दोस्तों कहीं कहाई नहीं है, ये एक ऐसा केस है ना जो कि हांगकांग के कानून के फाइल में दर्ज है। लोग इसे झुठला नहीं सकते। यहाँ केवल पुलिस ने ही इन चीजों को नहीं माना बल्कि जज ने और कोर्ट में मौजूद सारे वकील ने भी इन चीजों को माना है। मेरे हिसाब से तो उम्र कैद की सजा भी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अब हम लोग कानून की बातों के बीच में क्या ही बोल सकते हैं। तो दोस्तों यही थी फाहमैन ली की कहानी। आप बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। पर्सनली मेरे को एक चीज बहुत अच्छा लगा कि इंसान जब थी फाहमैन ली तब वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मरने के बाद एटलीस्ट उसने कानून का सहारा लिया और अपने मुजरिमों को सजा दिलवाया। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। नए हो और हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।